देखो जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा संडे, तो रविवार के दिन हम RWA का मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो उसमें 20 क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में मैथ का भी दिया रहता है। तो उसी 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने कैसे, मेरे 20 में 20 सही हुए और उसका सोल्यूशन मैंने कैसे किया, जो मैं अपने तरीके से बताऊँगा कि मैंने इसको कैसे लगाया। तो अगर आप में का कोई भी सवाल ऐसा होगा जो आपको डिस्टर्ब किया होगा, जो दिक्कत किया होगा, जो नहीं लगा होगा, जो गलत हुआ होगा, तो आप लोग प्लीज़ उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितनी की वृद्धि होगी। कह रहा है कि 10% की वृद्धि कमी की गई, 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई। तो हम इस 10 को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10/100, तो ये आ गया 1/10। यानी ये जो नीचे आता है ये पहले ओरिजिनल माल आता है, ओरिजिनल चीज़ आता है पहले की। यानी अगर हमारा मूल्य पहले 10 रुपये रहा होगा तो उस पर 1 रुपये की कमी होकर 9 रुपये का हो गई। पहले 10 रुपये रहा होगा तो वो अब 9 रुपये का हो गया। पहले 10 रुपये का रहा होगा तो अब 10% की कमी होके अब 9 रुपये हो गया। तो हमसे पूछा है कि ये जो 9 रुपया है इसे पहले जैसा बनाने के लिए इसमें कितनी की वृद्धि करना होगा। यानी 9 को 10 करने के लिए 1 की वृद्धि करना होगा, 1 की। यानी 9 रुपये पे 1 की वृद्धि करना होगा। परसेंटेज के लिए गुणे 100, तो हमारा परसेंटेज आ गया 11 सहित 1/9%। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो कि काफ़ी आसान है, ये भी लाभ हानि का है। कह रहा है कि राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। तो इसका क्रय मूल्य, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। मान लेते कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, क्रय मूल्य हमें नहीं पता है। कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य हमें नहीं पता है। कह रहा है कि राज इस मशीन को 51 रुपये में बेचता है लेकिन घाटा होता है। जब 51 लाख में बेचता है, इसे 51 लाख में बेचता है तब घाटा होता है। इसे घाटा हो रहा है 51 लाख में बेचने पे। कह रहा कि यदि उसने इसे 60 लाख में बेचा, यदि उसने इसे 60 लाख में बेचा, यदि उसने 51 की जगह 60 लाख में बेचा तो उसे लाभ हो रहा है। और लाभ हो कितना रहा है, कह रहा है कि जो उसका लाभ हो रहा है उसके पूर्व घाटे का, यानी यहाँ पे जो घाटा हो रहा है उसका 8 गुना हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे घाटा 1 का हो रहा है और इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 गुना लाभ हो रहा है। यानी 1 का घाटा हो रहा है तो 8 गुना लाभ हो रहा है। जैसे मान लेते हैं, मान x मान लेंगे, x मान लेंगे तो इसका 8 गुना लाभ हो रहा है, 8x हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा 1:8, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कह रहा है कोई क्रय मूल्य है जिसे हम 51 लाख रुपए में बेचते हैं तो हमें घाटा होता है, 60 लाख में बेचते हैं तो हमें इसके घाटे का 8 गुना लाभ होता है। तो अगर हमारा घाटा 1 रुपया मानते हैं तो इसका 8 गुना 8 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये तरीका मैं आजमाता हूँ। अब क्या करेंगे, हम 51 और 60 के बीच में गैप देखेंगे कितने का है। तो 60 और 51 के बीच में गैप देखेंगे तो ये 9 का है, 9 का गैप है, 9 लाख का गैप है। तो ये जो 9 है वो इनकी वैल्यू है, इसको जोड़ देंगे 8 1 9, 9 की वैल्यू आ गई 9, यूनिट की वैल्यू आ गई 9, तो 9 1 कम 9, 1 की आ गई 1, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1, ठीक। इसको बस ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1। अब इस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इस 8 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। अब यहाँ पे हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो इसमें 1 जोड़ के यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे 8 का लाभ हो रहा है तो 60 में से 8 घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। या तो यहाँ से कर लीजिए या तो यहाँ से, दोनों जगह से क्रय मूल्य सेम आएगा। मान लेते हैं कि ये 51 है, 1 रुपये का घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है मतलब 1 रुपया जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हमारा 52 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ से 60 रुपया है जो कि 8 रुपये का लाभ पे बेचा गया है, तो 8 घटाएंगे तो ये भी 52 आ जाएगा। तो हमारा जो CP यानी क्रय मूल्य आ गया वो 52 आ गया। बस क्या करना होता है, इनके बीच का रेशियो देखना होता है और उसके बाद इसको घटा देंगे, उसके बाद उसको रख देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि दो संख्याओं 9 और 24 का तृतीय अनुपात, दो संख्या दे रखा है 9 और 24, इनका तृतीय अनुपात पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है। मान लेते हैं तृतीय अनुपात 1 से। तो मैंने कहा था, क्या कहा था कि अगर दो संख्याएं दे रखी है तो ये जो दूसरी संख्या है उसका 2 बार गुणा 24 गुणे 24 बटे में 9, ये हमारा तृतीय अनुपात का माना जाएगा। तो 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24।
आ गया 64। ये हमारा आंसर है। कैसे किया, जैसे मान लेते हैं कि तृतीय अनुपात x है तो 9/24 बराबर 24/x। बस यहाँ से हमने x का मान निकाला है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करा है कि जो दूसरी संख्या है उसका 2 बार गुणा करेंगे और पहली संख्या को बटे में कर देंगे तो तृतीय अनुपात निकल आएगा। हमारा चौथा प्रश्न है कि P और Q एक परियोजना को क्रम से 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है P, एक व्यक्ति Q। ये एक काम को 15 दिन में करता है, ये एक काम को 10 दिन में करता है। तो हम एक एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 30। तो टोटल काम अगर हम मान लेते हैं 30 है तो ये इसे 15 दिन में करता है तो ये एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम अगर 30 है, ये 10 दिन में करता है तो ये एक दिन में 3 काम करता है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक साथ काम किया 2 दिन तक। 2 दिन तक P और Q ने एक साथ काम किया तो P एक दिन में कितना काम करता है 2, और 3 Q एक दिन में कितना काम करता है 3। ये एक दिन में टोटल मिला के 5 दिन करते हैं तो इन्होंने 2 दिन काम किया तो टोटल काम इन्होंने 2 दिन में कितना कर दिया 10, और टोटल काम हमारा है कितना है 30। तो 30 में से 10 काम तो इन्होंने 2 दिन में कर दिया तो बचा काम कितना 20। अब 20 अभी भी 20 काम हमारा रह गया है। कह रहा है कि जो Q है वो काम छोड़ के चला गया, ये अब काम छोड़ के 2 दिन के बाद चला गया। तो कह रहा है कि P अकेले शेष काम पूरा करता है, तो जो बचा हुआ 20 काम है वो P करता है। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो इस 20 काम को P जो है करेगा कितने दिन में। P एक दिन में 2 काम करता है तो ये 10 दिन ले लेगा, 10 दिन ले लेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है, पूछा है कि पूरा कितना दिन लगा, तो 10 दिन ये लगा और 2 दिन उन्होंने पहले किया था तो टोटल दिन लगा हमारा 12 दिन। तो ये हमारा आंसर आ गया, टोटल 12 दिन लगे। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हमारा 5वां क्वेश्चन है जो कि समय और दूरी का है। और ये इसको मैंने सबसे पहले बता दूं कि ऑप्शन लोग आप लोग ऑप्शन क्या करिए, ट्राई किया करिए। इसको मैंने ऑप्शन से करा था। जैसे कह रहा है कि धीरज एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 22 मिनट में तय करता है। 5 घंटे 5 आवर 22 मिनट लगता है इसे, कोई दूरी है उसे तय करने में। ठीक है, कह रहा है कि जिसमें से 3/4 भाग 3/4 का नाम लिया, 3/4 का नाम ले लिया, भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो हमें दूरी बताना है, ये चीज़ हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैंने क्या करा था कि ये देख रहा हूँ कि 3/4 मैंने देखा था कि ऑप्शन में कौन जो है 4 से कट रहा है, तो ऑप्शन में एक ही 28 था जो 4 से कट रहा है। तो मैंने मान लिया कि टोटल दूरी है हमारा 28, तो 28 का 3/4, 28 का 3/4, 4 7 28, 7 3 21, 21 किलोमीटर की दूरी ये 5 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है। तो ये चलेगा 5 को 20, 4 घंटे 12 मिनट। तो इसने 4 घंटे 12 मिनट ले लिया। अब बची कितनी दूरी, 28 में से 21 हमने चल लिया, बची दूरी 7, तो 7 को चला 6 के हिसाब से, तो 6 कम 6 और 6 10, यानी 1 घंटा 10 मिनट लिया। तो मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 2 2 22, यानी 5 घंटा 22 मिनट आ गया। तो मैंने ऑप्शन से करा था, ऑप्शन ये मेरा संतुष्ट हो गया था तो ये मैंने मार दिया था। लेकिन अगर हमें इसे करना होगा तो कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं टोटल दूरी इसके हिसाब से 4 है, तो हम मान लेते हैं टोटल दूरी, कुल दूरी 4x मान लेते हैं, कुल दूरी 4x है। तो कह रहा है कि 3/4, इस 4x की 3/4, तो 4x का 3/4 निकालेंगे तो आ गया 3x, यानी 3x की दूरी वो 5 के हिसाब से तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। कह रहा है कि बची हुई दूरी, तो 4x में से 3x तो 5 के हिसाब से चल गया, बची दूरी x, बची दूरी x। 4x में से अगर हम 3x घटाएंगे तो x ही तो बचेगा। तो बची दूरी x को 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है। तो टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम 5 घंटे 22 मिनट लगता है, 22/60। इसको भी घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 5 × 30, 300, 322/60, यहाँ पे आ जाएगा 322/60। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 36 18x प्लस 5x प्लस 30 गुणे 322 बटे 60। तो 6 से 6 कट गया, 3 दूना 6, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 161। तो ये आ गया 18 5 23, 23x बराबर 161। तो x बराबर हम यहाँ आ जाएगा 161 बटे 23, ये 7 बार जाएगा तो आ गया 7, x बराबर आ गया 7। तो हमसे टोटल दूरी पूछिए, तो टोटल दूरी हमने 7x माना है, तो 4 गुणे x का मान रख दें 7 बराबर आ गया 28। तो 28 किलोमीटर ये हमारा आंसर है। या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या तो ऐसे डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है जो कि बेहद आसान है, जो कि नाव धारा का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है कि जुड़ता है, एक ही दिशा में जाता है, यानी नाव भी इसी दिशा में जा रही है, धारा भी इसी दिशा में बह रही है। तो अनुकूल का मतलब होता है जुड़ना, यानी x प्लस वाई, ये नाव है, ये धारा है, यानी नाव और धारा की टोटल गति दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल का मतलब होता है घटाना, यानी नाव इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, उल्टा जा रही है। तो x माइनस वाई का मान दे रखा है हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे नाव की गति पूछी, x का मान पूछा है, तो बस सिंपल सा जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर आ गया 12 6 18, तो x बराबर आ गया 9। तो ये हमारा आंसर है, नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद आसान है। कह रहा है कि A 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए B को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ। मान लेते हैं कि A जो है मेरे से, मतलब राम से, जैसे राम से मान लेते हैं, राम कोई लड़का है, A जो है इससे 90,000 रुपये उधार लेता है, 90,000 रुपये उधार लेता है, वो भी कितने साधारण ब्याज से, वो 5 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए लेता है। तो उसे 90,000 पे कितना रुपये देना पड़ेगा ब्याज, तो 0 से 0 कट गया, 5 चौक को 20, 18,000 रुपये उसे देना पड़ेगा, यानी उसे 4 साल बाद 18 रुपये ब्याज और 90,000 रुपये राम को देना पड़ेगा, ठीक। अब जो ए है, ए जो है इसे 90,000 रुपये उधार लिया था, 90,000। अब ये जो ए है 90,000 रुपये जो उधार लिया था वो बी को दे देता है, इस बी को दे देता है 90,000 रुपये, बी को दे देता है 90,000 रुपये, लेकिन 7% साधारण ब्याज की दर से, 7% साधारण ब्याज की दर से और 4 वर्षों के लिए दे देता है। तो हम निकाल लेते हैं कि बी अगर जब ए को इसका पैसा लौटाएगा तो वो कितने रुपये ब्याज लौटाएगा। तो 0 से 0, 7 चौक को 28, 28 गुणे 9, 28 गुणे 9, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 2 18, 7 25, यानी बी जो है 25,000 रुपये लौटाएगा। तो पूछा है कि उसको प्राप्त होने वाला लाभ। देखो क्या है, ए ने राम से 90,000 रुपये उधार लिया, तो राम ने इसे 5% ब्याज और 4 वर्ष के लिए दिया। तो ये टोटल जब इसे लौटाएगा तो इसे 90,000 और 18,000 रुपये लौटाएगा, यानी ये इसे टोटल कितने रुपये लौटाएगा, ये इसे 10,000 मतलब 1,08,000 रुपये लौटाएगा। ये ए जो है इसे 90,000 तो लौटाएगा, साथ में 18,000 और देगा। लेकिन ए ने क्या किया, चालाकी किया, ए ने इस 90,000 रुपये को बी को दे दिया, बी को दे दिया 7% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए। तो ये जो बी है इसे ए को अगर पैसे लौटाएगा तो कितना देगा, 90,000 रुपये तो देगा, साथ में 25,000 रुपये और देगा। तो कितना अधिक देगा, तो 18 इसमें से माइनस कर देंगे 18,000, तो उसको इतने रुपये अधिक मिलेंगे। तो यही उसका 7200 रुपये अधिक मिलेंगे, यानी उसको 7200 रुपये का लाभ हो जाएगा। ए जो है उसे 90,000 तो देगा, साथ में 25,000 और देगा। तो ये क्या करेगा, 90,000 25,000 में से 90,000 18,000 इसको दे देगा और बाकी 7200 रुपये अपने पास रख लेगा जो इसका लाभ है। तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि ए ने 90,000 की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए लिया, 90,000 राशि, 90,000 की राशि ए ने लिया, और सेम राशि वो बी को दे देता है 7% की दर से 4 वर्ष के लिए।
तो राशि तो सेम है ना। जैसे क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर प्रतिशत गुणे समय। तो ये तो हमारा सेम है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो गुणे दर और समय, तो 5 चौक को 20 और 7 चौक को 28, 7 चौक को 28, यानी ये जो है 20 रुपये, इसका जो ब्याज बन रहा है वो 20 रुपये बन रहा है और इसका 28 रुपये बन रहा है। तो ये कितना ज़्यादा इसका बन रहा है, 8 रुपये। तो ये 8 रुपये कौन पाएगा, ए को लाभ होगा 8 रुपये का। तो बस 90,000 का 8% निकाल देंगे। इसको मैंने ऐसे ही किया था, 90,000 का 8% निकालेंगे तो 9 8 7200 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेहद आसान है, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक सम त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है यदि उसका क्षेत्रफल 36 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे एक त्रिभुज है, सम त्रिभुज है, सम त्रिभुज इसे बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसे इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसके एरिया का फार्मूला होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। और ये कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों ने एनालिसिस करा होगा तो ये सवाल लग गया होगा। बस 1-2 बार आप सूत्र लिखते हैं तो आपको याद आ जाता है। और इसी का मान कड़ी में दे रखा है 36 कड़ी में 3। तो बस हम यहाँ से भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो 3 कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, ये गुणा हो जाएगा उधर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 छक्के 24 के 4 4 12 144। तो ए बराबर आ जाएगा कड़ी में 144, यानी आ गया 12। तो इसके भुजा का मान आ गया 12, जो कि वही हमसे पूछा है कि उसकी भुजा क्या होगी, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये भी 2D 3D का ही है, एडवांस का है। कह रहा कि किसी बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, एक बेलन है, एक बेलन है, एक बेलन है, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। जैसे ये वाला, ये जो गोला वाला, जैसे ये मान लेते हैं कि बेलन है तो ये वाला क्षेत्रफल दे रखा है। ये जो गोला वाला होता है इसको ही हम बोलते हैं, ये जो गोला वाला होता है, ये गोला वाला, इसको ही हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ये गोला वाला, ये गोला वाला, तो उसका सूत्र होता है 2πr/h। तो 2πr/h का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 880। ठीक है। तो हम यहाँ से h का मान निकाल देंगे क्योंकि r हमें दे रखा है। तो 2/22/7, पाई का मान 22/7, r का मान रख देते हैं 14 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो ये हो गया 22 दूना 44, 44 दूना 88, ये आ गया 20, और ये 7 दूना 14, 2 एकम 2, तो h बराबर आ गया 10। h बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया 10। अब हमसे क्या पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो हमको पता है कि इसके आयतन का जो सूत्र होता है आयतन, वो πr² × h। तो 22/7 गुणे r का मान 14 गुणे 14, h का मान 10। तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ये आ जाएगा 616, 6160। ये हमारा आंसर हो गया। उसका आयतन आ गया 6160। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना था, इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला पे रखना होता है। तो आप लोग बस फार्मूला ध्यान दीजिएगा, और यूपी पुलिस में पूछेगा अभी तो बस फार्मूले पूछेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ग्राफ का क्वेश्चन है और ये बेहद आसान है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस जोड़ना था। जैसे मैं बताता हूँ, कह रहा है कि 2011 और 12 में बी वाले सॉफ्ट ड्रिंक, 2011 और 12 में बी वाले सॉफ्ट, तो एक 40 दे रखा है, एक 45, एक 40, एक 50। ये 2011 और ये 2012, ये बी वाले हैं। तो एक 40 दे रखा है, एक 50, तो इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ गया 90। अब कह रहा है कि वर्ष 2013-14 में ए वाला, तो ए जो है 2014-13 में, 2013 और 2014 में ए जो है 2013 में है 45
और 14 में है 75। तो इसको जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 की 0, 7 4 11 1 12। तो कह रहा है कि जो बी है वो इसका कितना परसेंट है, यानी 120 का ये 90 कितना परसेंट है, गुणे 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। तो 0 से 0 कट गया, 3 3 के 9, 3 4 को 12, ये 2 दूना 4, 2 5 10, ये आ गया 15, तो 15 5 75। ये हमारा आंसर आ गया 75%, यानी ये 120 का 75% है, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि ये भी पाई ग्राफ का क्वेश्चन है और ये भी बेहद आसान है। इसमें कुछ नहीं करना था। कह रहा कि कुल सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी में कितने सीटें खाली हैं। तो नॉन एसी में 2 जगह दे रखा है। पहले में सोमवार में, मतलब टोटल सीटें प्रथम श्रेणी में टोटल सीटें 900 हैं, और सोमवार के दिन 850 सीटें भर गई हैं, बच गया 50 सीट। और मंगलवार के दिन 840 सीटें बच गई हैं, बच गया 60 सीट। और बुधवार के दिन बच गया 70 सीट। गुरुवार के दिन 790 सीटें भर गई हैं, बच गया 110 सीट। और शुक्रवार के दिन 840 सीटें भर गई हैं, बच गया 60 सीट। तो इसको जोड़ लेते हैं तो 0 6 5 7 6 13, 5 18, 18 19 6 25 के 5 और 2 3, 350। अब कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी में नॉन एसी जो है वो टोटल सीट 500 है। तो 500 में से सोमवार के दिन 460 भर गया, बच गया 40। बुधवार के दिन 400 भर गया, बच गया 100। बुधवार के दिन 390 भर गया, तो बच गया 110। गुरुवार के दिन 480 भर गया, बच गया 20। शुक्रवार के दिन 470 भर गया, बच गया 30। तो ये आ गया 0 3 2 5 5 5 5 9 10 के 0, ये आ गया 3। तो बस इन्हीं दोनों को जोड़ना है, टोटल नॉन एसी की सीटों की संख्या। तो 0 5 6 650। तो ये हमारा आंसर आ गया 650। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि 200 से 285 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो इसको तो मैंने ऐसे ही कर लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम था। कह रहा है कि 200 से 285 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी कट जाती हैं। तो हम पहले देखेंगे कि 200 के आसपास कौन सा नंबर कटता है 7 से। तो 7 दूनी 14, 6, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 नंबर 63। अगर यहाँ पे 3 होता, 203 होता तो ये 7 से कट जाता। तो पहली संख्या आ गई हमारा 203, यानी 200 के बाद पहली संख्या है 203 जो 7 से कट जाएगी। तो फिर मैं इसमें क्या किया था कि 7 7 7 7 जोड़ते चला गया था। 210, फिर 214, फिर 221, ऐसे करके मैं जोड़ते चला गया था। तो फिर टोटल जब काउंट किया था तो 12 संख्याएँ आई थी। लेकिन इसमें जो सोल्यूशन दे रखा है वो अलग तरीके से दे रखा है, जो अच्छा भी है। और देख लेते हैं लास्ट वाली संख्या जो 7 से कटेगी। तो 285 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, यानी 280 नंबर रहेगा। तो ये 7 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, पूरी कट जाएगी। तो बस हमारा यहाँ से निकल जाएगा। पहली संख्या है 200 और 285 के बीच में पहली संख्या 203 है जो 7 से कट जाएगी, और लास्ट वाली संख्या 280 है जो 7 से कट जाएगी। तो इसको क्या करना होता है, जो लास्ट वाली संख्या है 280, उसमें से 203 को माइनस करेंगे, बटे में 7, 7 से ही ना काटना है, तो बटे में 7, और प्लस के लिए 1 कर देंगे। ये नियम आपको याद होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं लगा हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब भी पूछेगा तो इसी टाइप का पूछेगा। तो ये आ गया यहाँ से 7, ये आ गया 7 बटे 7 प्लस 1, ये आ गया 11 प्लस 1 बराबर आ गया 12। तो इसका आंसर है 12। इसको मैंने पूरा हर 12 के 12 संख्याएं लिख रखी थी, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि सरलीकरण का है। कह रहा है कि -1 प्लस 1/4 भागे 1/2 गुणे 2 प्लस 5। आई होप कि आपका सबका लग गया होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको पता है कि का को पहले काट लो, ता पीछे से भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। यानी अगर कहीं भी पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर का को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर ऋण को। तो हम यहाँ पे का नहीं है तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो इस भाग को, ये जो भाग है इसे गुणा में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा। ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो बस काट देंगे, 2 दूना 4, ये आ गया -1 प्लस 1 प्लस 5, ये कट गया, आ गया हमारा 5। तो ये इसका आंसर है 5। ठीक है,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लसा और मसा का है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 20 है, यदि उनका लसा 240 है और मसा 20 है तो बड़ी संख्या। कह रहा है कि एलसीएम जो दे रखा है दो संख्याओं का वो 240 दे रखा है, और एचसीएफ यानी मसा जो दे रखा है एचसीएफ वो 20 दे रखा है। तो मान लेते हैं कि हम हमारी दो संख्याएं हैं, जो दो संख्याएं हैं वो ए और बी हैं, ए और बी हैं। तो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 20A 20B हो जाएंगी, 20A 20B हो जाएंगी। क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि 40, एक संख्या 40 है और एक संख्या 60 है, एक संख्या 40 है, एक संख्या 60 है। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है 20 है, तो 20 चौको 40, 20 तेईस 60, 20 हो जाएगा, एचसीएफ 20 हो जाएगा, एचसीएफ 20 हो जाएगा। तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो वो संख्याएं अगर एचसीएफ का इसमें गुणा करेंगे तो 10 चौको 40, 10 छक्का 60, फिर 2, यहाँ पे 20 दूना 40 होगा ना, 20 तेईस 60। मैं कहूँगा कि दो संख्याएं हैं 40 और 60, इनका एचसीएफ मान लेते हैं कि 20 है, इनका एचसीएफ 20 है। अगर ये नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो मैं कहूँगा जैसे दो संख्याएं हैं जिन 40 और 60, इनका एचसीएफ 20 है, तो संख्याएं 20 दूना 40, 20 तेईस 60। तो अगर हमें संख्याएं निकालना होगा तो 20 दूना 40, 20 तेईस 60। जो एचसीएफ होता है वो संख्या को एकदम छोटे रेशियो में बांट देता है, उससे छोटा वो कट ही नहीं सकते, उनको एकदम छोटे रेशियो में बांट देता है। तो वही मैंने यहाँ पे कर रखा है कि मान लेते हैं कि हमारी दो संख्याएं ए और बी हैं, तो एचसीएफ हमारा 20 दे रखा है, तो पहली संख्या 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या 20B हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 20 है, तो 20A माइनस 20B बराबर 20 दे रखा है। तो यहाँ से 20 कामन आ जाएगा, तो 20 कामन आ जाएगा, तो A माइनस B बराबर 20, तो ये कट जाएगा, तो A माइनस B बराबर आ जाएगा 1, A माइनस B बराबर आ गया 1। और जो लसा होता है, आप लोगों को पता होगा कि लसा जो होता है वो 20 दोनों संख्याओं का गुणा, लसा जो होता है दोनों संख्याओं का गुणा यानी A गुणे B और मसा का गुणा हमारा दे रखा है 240। तो A B निकल जाएगा, तो 20 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 12 बार, तो A B निकल गया हमारा 12, A B यहाँ से आ गया हमारा 12। तो बस हम क्या करेंगे, A माइनस B का होल वर्ग का सूत्र लगा देंगे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AB। तो हम देख रहे हैं A माइनस B बराबर 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 गुणे 12, 12 करेंगे तो आ जाएगा 24। अब इस 24 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 25। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर आ गया 25, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो हम क्या करेंगे, A प्लस B का होल वर्ग का सूत्र लगा देंगे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसका मान हमें निकालना A प्लस B का, क्योंकि यहाँ पे A माइनस B दे रखा है, तो जब A प्लस B निकाल लेंगे तो हमारा A और B का अलग अलग मान निकल जाएगा। तो इसका मान हमें 25 दे रखा है, प्लस 2 A B का मान हमें 12 दे रखा है, तो 12 दूना 24, तो ये हो गया 49। यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर का होल वर्ग बराबर आ गया 49। तो A प्लस B बराबर क्या आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा, तो A प्लस B बराबर आएगा 7। ठीक है, मतलब ये सब बताने का मतलब ये है कि बस हमें A प्लस B का मान निकालना था। तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, तो A प्लस B का मान आ गया हमारा 7, A प्लस B का मान आ गया हमारा 7, और A माइनस B हमारा दे रखा है 1। तो हम यहाँ से A और B का मान निकाल लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A और ये कट जाएगा, ये हो गया 8। तो A बराबर यहाँ से आ गया 4। अब इस 4 का मान यहाँ पे रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे 4 का मान यहाँ पे, तो ये उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो B बराबर आ गया 3, B बराबर आ गया 3। तो A बराबर 4, B बराबर 3।
तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या, एक संख्या 20 ए है, दूसरी संख्या 20 बी है। तो ए की जगह 4 रखेंगे तो ये आएगा 80, और बी की जगह 3 रखेंगे तो 20 3 60। तो एक संख्या 80 आ गई, एक संख्या 60। तो कौन सी संख्या बड़ी है? 80 बड़ी है, तो यही हमारा आंसर है 80। ये बस समझाने में टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेंदी सवाल है, बस एकदम आसानी से कर लेंगे जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा छूट वाला क्वेश्चन है, जो कि बेहद आसान भी है। कह रहा है कि 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। 15% की छूट के बाद 4080 में बेचा जाता है, तो कोई वस्तु है जिसपे हमें 15% की छूट दी जा रही है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 15/100, तो 5 3 15, 5 दूना 2, ये आ गया 3/20, 3/20। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि छूट, अगर कोई वस्तु है, अगर उस पर छूट दिया जाता है, तो छूट देने के बाद जो चीज़ आएगा वो विक्रय मूल्य होता है, वो विक्रय मूल्य होता है। यानी छूट अगर किसी चीज़ पे दी जा रही है, तो छूट देने के बाद जो चीज़ आता है वो विक्रय मूल्य आता है। मान लेता हूँ कि मेरा मतलब मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये है, इस पर 20 रुपये की छूट दी जा रही है, यानी 80 रुपये। तो जो 80 रुपये है वो सेलिंग प्राइस है, यानी इसे 80 रुपये में बेचा जाएगा। जो मार्क प्राइस है, मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे 20 रुपये की छूट दी जा रही है, तो छूट देने के बाद जो चीज़ आएगा वो विक्रय मूल्य यानी SP आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 रुपये पे 3 रुपये की छूट दी जा रही है, यानी 20 रुपये पे 3 रुपये की छूट, यानी 17 में, यानी 20 की वस्तु 17 रुपये में बेची जा रही है। यानी कोई वस्तु पहले 20 की थी, तो 3 रुपये की छूट के बाद ये 17 रुपये में बेची जा रही है। तो ये जो 20 रुपये है ये मार्क प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है। तो कह रहा है कि वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है, यानी 20 रुपये पे 3 की छूट देकर 17 में बेचा जा रहा है। तो इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4080, यानी 17 की नहीं बेची जा रही है, 4080 रुपये में बेची जा रही है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, जैसे 17 दूना 34, 17 चौको 68, 240, तो इससे 240 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो हमसे वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 20 नहीं होगा, ये भी 240 गुना ज़्यादा, 24 दूना 48, 100 रुपये होगा। ये हमारा आंसर है 24 दूना 4800, ठीक है। तो बस इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, बाकी आप लोगों की इच्छा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि औसत का है। तो इसका एक ट्रिक भी होता है, 2 तरीके से सॉल्व करते हैं हम इसे। जैसे ये ट्रिक होता है, जैसे अगर यहाँ पे दे दे कि 42 संख्याओं का औसत 4 3 2 1 5 है, तो अगर इतना बड़ा नंबर दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक ट्रिक होता है। लेकिन ये छोटा दे रखा है, तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मैं तरीका बताता हूँ मेथड से, सिंपली कैसे करते हैं। तो 42 संख्याओं का औसत 37 है, तो हम टोटल संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 15 54, 15 54। 26 संख्याओं का औसत 32 है, तो हम गुणा कर देंगे 26 से, तो टोटल संख्या हमारा निकल जाएगा, तो ये आएगा 832। तो 17 संख्याओं का औसत 44 है, तो 17 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 748। तो हम देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 13 के 3 2 1 3 4 आ रहा है, 43 आ रहा है। तो एक संख्या बेसी हो रही है, तो हमसे पूछा है 26वीं संख्या। तो 26वीं संख्या आराम से निकल जाएगी, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से घटाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8, 8 7 15। तो क्या करेंगे, 1580 में से 1554 को टोटल जो संख्या है उसको घटाएंगे, तो ये आ गया 6, ये आ गया यहाँ पे 26। तो ये हमारा आंसर है, यानी 26वीं संख्या हमारी 26 होगी। तो इसका आंसर आ गया 26। इसको ऐसे सभी लोग ऐसे ही करते हैं। एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या है, ये दोनों जोड़ने के बाद 7 13 और ये 43 आ रहा है ना, जो हमारा टोटल संख्या दे रखा है उससे एक ज़्यादा आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 37 दे रखा है, टोटल जो औसत दे रखा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये इससे ज़्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 37 माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा है इसीलिए हम माइनस कर रहे हैं। कोष्टक में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसमें से 37 में से इस 2 को घटाएंगे, इसको घटाएंगे, 37 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5। 37 में से 32 को घटाएंगे 5 ना, तो 5 गुणा 26 में कर देंगे, तो 26 गुणे 5,
माइनस क्या करेंगे, 32 को इसमें से घटाएंगे, सॉरी इस 37 को अब 44 में से घटाएंगे, इस 34 को अब 44 में से घटाएंगे तो आएगा 7। अब इस 7 का गुणा 17 में कर देंगे तो 70 गुणे 7, 17 गुणे 7। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 26वीं संख्या आ जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है वो आ जाएगी। तो 37 माइनस 56 से 30 की जरूरत, 5 दूनी 10 3 13 130 माइनस 119। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 1 1 ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 11। तब इस 11 को 37 में से माइनस करेंगे तो आएगा 6 2 26। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि पता नहीं आपको ये समझ में आया होगा कि नहीं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अगर ये नंबर बहुत बड़ा दे दे, जैसे मान लेते हैं कि कह दे कि 42 संख्याओं का औसत 3 2 1 4 है, ऐसे नंबर दे दे तब हम ये तरीका लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, बाकी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि समय और कार्य का है। कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी। कह रहा है कि ए जो है बी की दुगुना में, ए जो है बी की तुलना में, ए जो है बी की तुलना में, यानी अगर बी 1 है तो ये 2 है, इसके तुलना में 2 गुना कारगर है, यानी कारगर मतलब कुशल, और कुशल मतलब ए अगर एक काम, बी जो है एक काम करता है तो ये 2 काम कर लेता है। कुशल मतलब ये अगर एक काम करता है तो ये 2 काम करता है उतने ही समय में। करा कि अगर वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं, 13 दिन में पूरा करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करता है 2, और ये एक दिन में कितना काम करता है 3, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, और ये टोटल 13 दिन तक काम करते हैं। तो हमारा कुल काम निकल जाएगा, कुल काम हमारा यहाँ से निकल जाएगा 13 39। ये दोनों मिलकर 13 दिन तक काम करते हैं, तो ये दोनों कुल 39 काम करते हैं। तो कह रहा कि अकेले भी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी जो है इस पूरे 39 काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में एक काम करता है तो 39 काम को 39 दिन में करेगा। बस हमारा आंसर आ गया 39। इसमें कुछ नहीं करना था, बस यही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दे रखा है, बेहद आसान है। इससे पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो सेम इसी तरीके से पूछेगा। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये कर लेंगे। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान देना है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। कह रहा है कि 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो 1 से दोगुनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है 15 वर्षों में। 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी 1 रुपये बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाती है 15 वर्षों में। कह रहा है कि ये कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 4 गुनी, यानी स्वयं की 4 गुनी, ये 2 गुनी ये 4 गुनी, स्वयं की 4 गुनी। तो हम देख रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी ये 3 बढ़ रहा है, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कितने साल में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 4 गुनी। तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 2 बढ़ रहा है, तो 2 की पावर 2 हो जा रहा है ना, तो इसी 2 का गुणा इस 15 में कर देंगे, तो 15 दूना 30। जब पावर 1 था तब 15 था, अब पावर 2 हो गया है तो 15 कम 15 था, अब पावर 2 का गुणा इस 15 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी इस 30 साल में ये 4 गुनी हो जाएगी। फिर से बताता हूँ आपको। कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो 15 साल में स्वयं की दोगुनी हो रही है, यानी 1 घात बढ़ रहा है 15 साल में, स्वयं की दोगुनी हो रही है 15 साल में 1 घात। कह रहा कितने साल में स्वयं की 4 गुनी, स्वयं की 4 गुनी कितने साल में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जा रहा है, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 साल। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज होता तो यहाँ पे गुणा होता है, यहाँ पे भी गुणा होता, लेकिन जितना पावर में बढ़ेगा उतना यहाँ पे समय में उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आय और आय का है। कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है, और ए और बी क्रमशः 4000 और 3500 रुपये बचत करते हैं। यदि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है तो ए और बी की कुल आय। क्वेश्चन आसान है। कह रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं।
इनके आय का अनुपात 7:5 दे रखा है। मान लेते हैं 7x या 5x। कह रहा है कि ए जो है 4,000 रुपये बचाता है, ए जो है 4,000 रुपये बचाता है, ठीक। बी जो है 3,500 रुपये बचाता है, ठीक। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, यानी 1/2 है। तो हम यहाँ से बी का व्यय और ए का व्यय निकालेंगे, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ए का व्यय बटे बी का व्यय बराबर आ जाएगा 2/1, यानी ए और बी के व्यय का अनुपात आ गया। व्यय जो है ये व्यय का अनुपात आ गया 1:2 और बी का ए, ठीक है। ये अनुपात आ गया हमारा। चलिए छोड़ देते हैं। अब हमको एक चीज़ आपको पता होगा कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय। इसी पे हमारा सवाल लगेगा, यही मेन है। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर मैंने 80 रुपये खर्च कर दिए तो मेरे पास बचा कितना, 20 रुपये ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। बस हम देख रहे हैं हमारा आय जो है 7x है। 7x में से ए जो है 4,000 रुपये, आय में से 4,000 रुपये खर्च कर दे रहा है ए। और देख रहे हैं बी का आय है 5x, 5 में से ये खर्च कर रहा है 3,500 रुपये। तो ये जो अनुपात आएगा वो व्यय का आएगा ना, व्यय का आएगा 2/1, क्योंकि व्यय का अगर हमें मान निकालना है तो बचत को इधर लेके जाएंगे, बचत को तो इधर माइनस हो जाएगा, आय माइनस बचत बराबर व्यय। तो बस हमें यहाँ से x का मान निकालना होगा। तो 7x माइनस 4,000 बराबर 10x माइनस 7,000। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा तो 3,000 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया हमारा 1,000, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि तो a और b की कुल आय, तो हम देख रहे हैं a की आय 7x है, b की आय 5x है, दोनों की आय कितनी है 12x। x का मान हमारा 1,000 दे रखा है, तो 12 × 1,000 तो आ गया 12,000। ये इसका आंसर है 12,000। इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एक तरीका और होता है शॉर्ट ट्रिक का, वो मुझे पता नहीं है लेकिन होता है एक तरीका, मैं बाद में बता दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि सरलीकरण का है। तो यहाँ पे मैंने सवाल लगा रखा है, अभी इसको हटा दूंगा क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड पे खुद लिख रखा है। तो बहुत से लोग होते हैं जो सरलीकरण में दिक्कत होती है उनको, तो सरलीकरण का एकदम आसान होता है। मैं तो चाहता हूँ कि सरलीकरण आए, थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेटिव होता है, लेकिन आंसर दे के जाता है। लाभ हानि की तरह नहीं है कि आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो नहीं लगेगा, इसमें लग जाता है। तो सबसे पहले नियम पता होना चाहिए। का को पहले काट लो, पहले कोष्टक को, फिर का को, फिर फाग को, फिर गुणा को। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोष्टक है, तो पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 चौक 20, 21/4 हो गया, ठीक। अब इसको का को सॉल्व करेंगे तो गुणा है, तो गुणा में हो जाएगा, गुणा है। तो 7 चौक 28, 3/28 हो गया, ये आ गया 3/28, ये गुणा में है। अब ये क्या होगा, ये भाग में है, इसके भाग में है, तो ये भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, तो ये गुणा में चेंज करेंगे तो 28/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 चौक 28, सब गुणा में है, तो 7 चौक 28, 3 7 21, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से आ गया 14, कोष्टक में आ गया हमारा 14, ठीक। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको चेंज करते हैं, 9 कम 9 10/9, ये आ गया 10/9। हम देख रहे हैं ये भाग में है, ये 8/5 भाग में है, तो इसको गुणे में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये 15/8 हो जाएगा। तो अभी ये तीनों गुणा में हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 3 15, 3 3 9, 4 दूना 8, 2 5 10, ये आ गया 5/3, ये आ गया 5/3 प्लस कोष्टक में 14 भागे 5वां 25, 3 28/5 माइनस 1/4, ये भाग में है तो भाग में रहने देते हैं,
नहीं माइनस, इसको भाग है, इसको चेंज करेंगे गुणा में तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, तो 2 दूना 4, ये आ गया 1/6। ठीक, अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो ये इसमें भाग में हो जाएगा, तब ये 28/5 है, जब इसको चेंज करेंगे गुणा में तो ये 5/28 हो जाएगा, ये 5/28 हो जाएगा। तो बस काट देंगे, 14 दूना 28, तो ये आ गया 5/3 प्लस 5/2 माइनस 1/6। ये इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 3 दूना 6, 2 5 6 10, 2 3 6 15 माइनस 1, ये आ गया हमारा 25 माइनस 1 24 बटे में 6, 6 चौको 24, तो 4 इसका आंसर हो गया। सरलीकरण में कुछ नहीं होता है, बस आपको एक अच्छे से धैर्य बना के नियम से करना होता है। तो ये था हमारा मैथ का सलूशन। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी सुधार कुछ भी करना हो तो प्लीज़ अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो सभी को जय हिंद।